का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले सेशन में आपके फर्स्ट नंबर पर सॉलिड स्टेट होता था, तो इस साल उसको जो है सीबीएसई वालों ने रिमूव कर दिया है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है सॉल्यूशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स भी पढ़ेंगे, जिसका यूज़ आपको बोर्ड में तो होना ही है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, साइड में आप इसको नोट भी करते चलेंगे। अच्छा, इसका मार्किंग सिस्टम पहले समझ लेते हैं। इससे पहले साल में ये इस चैप्टर से आपके बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। कितने नंबर के? 5 नंबर के आते थे। 2 मार्क वाले 2 क्वेश्चन होते थे और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता था। अब इस साल आपका ऑब्जेक्टिव भी आना है 20 मार्क का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये चैप्टर बहुत सूटेबल है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लायक ये चैप्टर बनता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब इस साल देखते हैं इसमें से कितने नंबर का वो हमको बना करके देते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स कम हो रहे हैं ना, तो हो सकता है इसमें बर्डन बढ़ जाए 1-8 मार्क्स का। तो 5 नंबर फिर भी हम मान के चलेंगे कि यहाँ से आपका श्योर हो जाएगा। और ये इतना आसान चैप्टर है कि अगर आपका ये एक बार अच्छे से हो गया तो 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डेफिनेशन वगैरह तो पूछने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं? ठीक है, तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? कोई भी सॉल्यूशन को जब हम गर्म करते हैं तो इवापोरेट होकर के वो वेपर बनाता है। वो वेपर अपने ही सॉल्यूशन के ऊपर जितना प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर हम कोई चीज़ ऐसी मिला दें, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, कोई एक ऐसी चीज़ मिला दें जिसके मिलाने की वजह से उसके वेपर में, इसके वेपर के प्रेशर में या तो कमी आ जाए या इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए। यानी एक सॉल्वेंट मेरे पास है, उसमें बाहर से कोई चीज़ मिलाता हूँ, कोई चीज़ मिलाने से उसके वेपर प्रेशर में कितना डिफरेंस आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका कैलकुलेशन हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आपको आगे काम में आएंगे, जिसको हम बोलते हैं पहला लॉ, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर में ही एक दूसरा लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। ये वेपर प्रेशर के ही अंदर ये 2 लॉ हम पढ़ेंगे और दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल परीक्षा में रॉल्स लॉ से तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक बात। अगली चीज, ये तो वेपर प्रेशर की बात हो गई। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, वो टॉपिक हमारा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली टॉपिक जो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज अवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो नंबर्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आया? एक सॉल्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं, उन चीज़ों की किसी प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड नहीं करती, ना केमिकल प्रॉपर्टी पर ना फिजिकल प्रॉपर्टी पर। आगे आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर देखना है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स जो सिर्फ नंबर पर डिपेंड करती है, कितने पार्टिकल सॉल्यूट की आपने मिलाए हैं, उसके नंबर कितने हैं। नंबर कम ज़्यादा करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर फिर से हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक, पहली चीज़, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली क्वांटिटी कौन सी होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली चीज। दूसरी चीज इसी के अंदर हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी कब होती है, आगे कब बढ़ता है,
किस टाइप का सॉल्यूट आप मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा घट जाएगा, वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ भी बनता है और वो ग्राफ परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी सिर्फ शॉर्टकट नोट कर रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी चीज़ इसी में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें दुनिया भर के छोटे छोटे टर्म्स आप पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, आपकी बॉडी में जब इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंजेक्शन ब्लड में कैसे डिसॉल्व हो जाता है, ये सब फिनोमिना हम ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ेंगे। हमारे मार्केट में वाटर प्यूरिफाई करने का जो प्यूरिफायर आता है वो कैसे वर्क करता है, ख़राब पानी को या इम्प्योर पानी को प्योर करके हम लोग यूज़ में लेते हैं, प्योर कैसे होता है वो इसी पे हम सीखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रिंसिपल पर वो काम करता है, ठीक है। और इन चारों के न्यूमेरिकल्स भी हमको बनाने हैं। और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इस चैप्टर का या बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आते हैं, याद रखेंगे आप। यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वान टॉप फैक्टर, जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर इसी का करेक्शन पार्ट है। इनके कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा एरर आएगा, उस एरर को वैन टॉप ने सुधारा था, इसलिए फिर से इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे, ठीक। और इसमें भी न्यूमेरिकल बनेंगे, इन्हीं सब के न्यूमेरिकल वापस फिर हम इसमें करेंगे थोड़े थोड़े सुधार के, ठीक है। इन्हीं के फॉर्मूले को थोड़ा सा डिराइव करके और अच्छा बनाएंगे और यही फार्मूला यहाँ चिपका देंगे वैन टॉप फैक्टर। तो इसमें हम ये तीन चीज़ें पढ़ते हैं, समझ में आई बात। लेकिन इन तीनों चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमको क्लास 11th का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। क्लास 11th की केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में आपको कुछ टर्म्स पढ़ाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स समझेंगे, ठीक। तो इन सब से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स या कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टडी का पहला पार्ट होगा। इसको सीखने के बाद ही ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हर जगह हम कंसंट्रेशन टर्म्स इसमें यूज़ करते जाएंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन से होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आपने पढ़ी थी, ठीक है। मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। इस साल एक दो चीज़ें और जुड़ जाएंगी, जैसे पीपीएम, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी। ये एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। बाकी वही कैलकुलेशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था वो फिर से रिपीट होगा। और क्लास 11th में आप फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो पूरा साल तो वो बीत गया उसको पढ़े हुए, इसलिए आपको अब याद भी नहीं रहेगा, वो समझ में आया। इसलिए फिर से इसको हम रिपीट करेंगे, ठीक। इसके बिना ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हर जगह बहर कैप हमको कैलकुलेशन ही करना है। और कैलकुलेशन किसका, कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे। वेपर प्रेशर में ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, दोनों लॉ। थर्ड क्वांटिटी हमारी बनेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चौथी क्वांटिटी हमारी बनेगी वैन टॉप फैक्टर। समझ में आया, ठीक है ना। बोर्ड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वैन टॉप फैक्टर, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं इस पूरे चैप्टर से, ठीक है। ये कभी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ से पूछेगा ये श्योर है, ठीक बात। तो ये है इस चैप्टर का ओवरव्यू, समझ में आ गई बात। दिस इज ओवरव्यू। अच्छा यहाँ पर तो हम अब बाद में आएंगे, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको भाई, ठीक। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है। आपको मालूम है सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। एक शब्द में अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहें समझाने के लिए, तो हम एक शब्द बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। आपने 11th में पढ़ा था मिक्सचर कैसे बनता है। दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिला दीजिए वो मिक्सचर हो जाएगा।
अगर आपने फिक्स रेशियो में सब्सटेंस मिलाए हैं तो वो कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आया? एलिमेंट को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, एक छोटी छोटी चीज़ें जानकारी के लिए जो आगे हम बहुत यूज़ करेंगे और आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है? जो चीज़ें हम आपस में मिला करके मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, समझ में आ रही बात? जो चीज़ें मिला करके हम या तो मिक्सचर बनाएंगे, और मिक्सचर को ही तो सॉल्यूशन बोलते हैं। जो चीज़ें मिल करके सॉल्यूशन बनाएंगी, मिलने वाली चीज़ें कहलाती हैं कंस्टिट्यूएंट्स, या उसी को कंपोनेंट बोलते हैं, या उसी को सब्सटेंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तीनों नाम हम कभी भी कोई भी नाम किसी भी वक्त यूज़ करेंगे, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका। तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक बात? जैसे क्या क्या शब्द हम यूज़ कर सकते हैं? सब्सटेंसेस, इसी की जगह हम यूज़ करेंगे कंपोजिशन, और इसी की जगह हम यूज़ करेंगे कंपोनेंट। ठीक है? समझ में आ रहा है? सब्सटेंस, कंपोजिशन, कंपोनेंट्स, ये क्या है? जिनको मिलाया जा रहा है। समझ में आया? जैसे हमको एक सॉल्यूशन बनाना है, हम शरबत बनाना चाहते हैं, शिकंजी बनाना चाहते हैं। शरबत बनाने के लिए क्या क्या लगता है भाई? वाटर लगेगा, शुगर लगेगा, और कोई चीज़ आप फ्लेवर के लिए मिलाना चाहते हैं वो लगेगा। ठीक है? तो हमने मान लीजिए 3 चीज़ें मिलाया, हमने शुगर लिया, वाटर लिया, नींबू का रस लिया, शिकंजी बनाना चाहते हैं। तो 3 चीज़ें मिला करके सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो चीज़ें हमने मिलाई हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो नींबू हो, ये तीनों क्या कहलाएंगी? सब्सटेंसेस। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशंस। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। तो ये जो शरबत तैयार हुआ, इसके कंपोनेंट कौन कौन है? वाटर है, शुगर है, नींबू है। समझ में आया? समझ में आया? उसको कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं, सब्सटेंस। इन तीनों में से कोई भी नाम हम किसी भी वक्त यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है? तो ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन मीन्स मिक्सचर। मिक्सचर कैसे बनता है? कंपोनेंट्स को मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम एक फिक्स रेशियो में ही चीज़ों को मिलाएं। अगर रेशियो फिक्स करके मिला रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। फिर उसको हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे। जैसे वाटर हमको बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमने फिक्स कर दिया 3:8, और उसको मिला दिया तो क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक है? लेकिन अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। और केमिस्ट्री में केमिस्ट लोगों के नज़दीक मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ जिस सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। याद रखेंगे, जिस सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है? पूरे चैप्टर में सिर्फ हम ट्रू सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। सॉल्यूशन बहुत टाइप का होता है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन बहुत टाइप का होता है। एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, और एक वो जो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स सॉल्यूशन। समझ में आया? अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन के लिए ही हम सॉल्यूशन शब्द यूज़ कर रहे हैं। हम इतना लंबा नाम नहीं लेना चाहते ना, बार बार हम ट्रू 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 नहीं बोलना चाहते, इसलिए इसकी बजाय सिर्फ हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बोल के हमको समझना क्या है? कौन से सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। अब ये है क्या चीज़? ठीक है? तो सॉल्यूशन देखिए 2 टाइप का होता है। सॉल्यूशन या मिक्सचर 2 टाइप का होता है। एक तो वो कि हमने 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलाए, और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है, उसको हमने उठा करके देखा, उसमें हमको सिर्फ एक फेस नज़र आता है। समझ में आया? फेस का क्या मीनिंग है? फिजिकल स्टेट। ठीक है? फिर से ये चीज़ भी नोट करने लायक है आपके। फिजिकल स्टेट इधर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा नोट बना के। फिजिकल स्टेट 3 होते हैं ना। अरे कोई भी मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? या तो सॉलिड होगा वो, या तो लिक्विड होगा, या गैस होगा। चौथी स्टेट तो होती ही नहीं है। ये होती है? होती है। 11वीं में आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में, मैंने आपको 5 स्टेट बताए थे। एक प्लाज्मा स्टेट होता है, और एक BEC, याद आया? बोस आइंस्टीन। ठीक है ना?
एक वो स्टेट, लेकिन अभी वो दो स्टेट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो स्टेट पहचानते हैं वो तीन ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसको क्या बोलते हैं? किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट, कि वो किस स्टेट में है, या तो वो ठोस होगा, सॉलिड होगा, या पानी की तरह लिक्विड होगा, या गैस होगा, एयर की तरह। समझ में आया? फिजिकल स्टेट की जगह पर एक स्टैंडर्ड वर्ड हम यूज कर रहे हैं, फेस। क्या यूज कर रहे हैं? फेस। ये शब्द पहचान लीजिए, समझ में आया? ये बहुत यूज होता है केमिस्ट्री में, फेस। फेस का मीनिंग क्या है? या तो वो चीज सॉलिड होगी, या वो चीज लिक्विड होगी, या वो चीज गैस होगी। इन तीनों के लिए अब हम स्टैंडर्ड वर्ड क्या यूज करेंगे? फेस। ठीक है। अब हमने एक सॉल्यूशन बनाया, शुगर और वाटर मिला करके शरबत बनाया। ठीक है। शुगर किस स्टेट में होता है? शुगर का फेस कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड की गैस? सॉलिड होता है। वाटर का फेस क्या होता है? लिक्विड होता है। अब हमने वाटर लिया लिक्विड, शुगर लिया सॉलिड, शुगर डाल दिया वाटर में, मिक्स किया, अब ये शरबत बन गया, हम बोलेंगे सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन को जब हम देखेंगे तो कौन सा फेस दिख रहा है? लिक्विड। सॉलिड वाला फेस गायब हो गया ना। तो सॉल्यूशन की एक पहचान ही ये बन गई कि जो कंपोनेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं वो अपनी इंडिविजुअल फिजिकल आइडेंटिटी खो देते हैं, उनकी फिजिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। किसकी? कंपोनेंट्स की। किसकी? समझ रहे हैं? वो पहले जिस रूप में था वो अपने उस रूप को खो के किसी दूसरे रूप में चला जाता है। ठीक है। ये होती है सॉल्यूशन की पहचान। ठीक। तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसका फेस कैसा हो गया? लिक्विड फेस। ठीक बात, यहां तक समझ में आया? तो ये हुआ फेस का मीनिंग। फेस आप समझ गए कि नहीं समझे? अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो हमने शरबत बनाया, सॉलिड और लिक्विड मिलाया, हमने देखा वो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब उस लिक्विड सॉल्यूशन को उठा करके हम देख रहे हैं, अब उसमें हमको सिर्फ कितने फेस दिख रहे हैं? सिर्फ एक फेस लिक्विड, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं दिख रहा, कोई गैस पार्टिकल नहीं दिख रहा, सिर्फ हमको एक फेस नजर आ रहा है, लिक्विड फेस। समझ में आया? तो कंपोनेंट मिल करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें एक फेस नजर आता है, एक फेस, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया? ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इसी का एक नाम आप और पहले पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को? होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन ही ट्रू सॉल्यूशन होता है। समझ में आया? तो ट्रू सॉल्यूशन मीन्स होमोजीनियस। अब तो आपको क्लियर रहेगा ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन को। और होमोजीनियस सॉल्यूशन कौन होता है? जिसमें एक फेस नजर आए, कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स आर इन ए सिंगल फेस। समझ में आया? होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसको हम डिफाइन करेंगे। ये चीज समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया और वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं निकला, है ना, जैसे हमने वाटर में सैंड डाल दिया, रेत, और उसको घोल करके शरबत बनाया, कितना भी हम उसको घोलेंगे, लास्ट में उसको जब देखेंगे तो उसमें आप कितने फेस गिन सकते हैं? सॉलिड भी आपको नजर आ रहा है, लिक्विड भी आपको नजर आ रहा है, 2 फेस गिन सकते हैं। एक फेस से गाड़ी अगर आगे बढ़ गई, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस। ऐसा मिक्सचर या सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो एक दूसरे टाइप का सॉल्यूशन होता है जो ट्रू नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है। जिस तरह होमोजीनियस सॉल्यूशन का नाम हमने ट्रू सॉल्यूशन रखा है, उसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का नाम भी हमने रखा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन। ठीक है। नाम याद रहेंगे आपको? ये एक नाम आप कोई भी याद कर लीजिए जिसमें एक से ज्यादा फेस हो, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका पूरा एक चैप्टर आप सरफेस केमिस्ट्री के नाम से पढ़ने वाले हैं आगे, जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक बात। ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसमें हम एक से ज़्यादा फेस गिन सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि उसको हम देख सकते हैं। ठीक है। इसका साइज भी आगे चल के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, किस साइज के पार्टिकल्स होते हैं इसमें। यहाँ तक बात समझ में आया आपको? पक्का? ठीक है। सो
इस चैप्टर में हम जो सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन मीन्स, यहीं पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट इन सिंगल फेस, दिस इज होमोजेनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, जैसे शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ऐसे ही सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं। मिल्क में हमने वाटर ऐड कर दिया, एल्कोहल में वाटर मिला लिया, वाटर में एल्कोहल मिला लिया, अभी भी वो तो लिक्विड ही दिखेगा, सॉलिड तो दिखेगा नहीं। एक ही फेस हो गया, एक फेस हो गया मीन्स वो होमोजीनियस है, उसी को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, या उसी को सिर्फ एक शब्द में सॉल्यूशन बोलेंगे, जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक बात। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? कंपोनेंट प्रेजेंट इन मोर देन वन फेस, या उसी को मल्टीपल फेस में लिख दूं, मल्टीपल फेस, मल्टीपल फेस। ठीक है, एक से ज़्यादा फेस अगर दिख गए किसी सॉल्यूशन में तो फिर वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलोइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? जैसे तेल और पानी मिलाइए, तेल भी आपको दिखेगा, पानी भी आपको दिखेगा, दो चीज़ें दिख रही हैं, दो फेस अलग अलग आप सेपरेट कर ले रहे हो ना, कि एक तेल है और एक वाटर है, भले दोनों लिक्विड हैं लेकिन आप दोनों को अलग अलग देख रहे हैं, तो दो फेस हो गए। ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि दोनों लिक्विड हैं तो हमको तो लिक्विड दिख रहा है एक फेस, हम दोनों को अलग अलग पहचान ले रहे हैं, इसलिए उसको दो फेस बोलेंगे, ऑयल प्लस वाटर। इसी तरह सैंड प्लस वाटर, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आगे चीज़ों को और समझते चलेंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इतना भी आपने लिख दिया तो सॉल्यूशन डिफाइन हो गया। भाई हम तो सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन और व्हाट इज सॉल्यूशन, तो क्या बोलना है? इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है ना? ये जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको, ट्रू सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की एक और पहचान आप याद रखेंगे, और वो क्या है? इसमें जितने कंपोनेंट हैं उनका रेशियो हम घटा बढ़ा सकते हैं एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। जैसे हमने एक जग पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शुगर डाला, ठीक है, 1 चम्मच शुगर डाला, अभी उसमें मिठास तो नहीं आएगी, हम चाहेंगे 1 चम्मच और शुगर मिला लेंगे, 1 चम्मच और मिला लेंगे, 1 चम्मच और मिला लेंगे, तो हम कर क्या रहे हैं? हम शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? हम चाहे तो उसमें पानी और मिला दिए, 1 गिलास और डाल दिया, 1 कप और डाल दिया, तो वाटर की क्वांटिटी भी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया? वो अभी भी वही सॉल्यूशन रहेगा, शरबत ही रहेगा, हम उसमें पानी भी बढ़ा सकते हैं और शक्कर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। एक लिमिट के बाद आप एक दाना भी शुगर डालेंगे वो घुलेगा नहीं, तो एक लिमिट आ गई। तो ट्रू सॉल्यूशन का एक कंडीशन और होता है कि उसके जितने कंपोनेंट होते हैं उसका क्वांटिटी, उसके रेशियो को हम एक लिमिट तक घटा बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आया? तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, सॉल्यूशन। इट इज a homogeneous mixture of two or more components relative ratio of its components can be changed within
ए सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। यहां तक भी अगर आपने लिख दिया सॉल्यूशन को, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, डिफाइन हो गया। आगे की चीज आप नहीं भी लिखते हैं कोई हर्ज नहीं। समझ में आया? यहां तक भी आप लिख के छोड़ सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए आप इसको। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो कंपोनेंट मिलाए जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, एक कंपोनेंट अकेला तो सॉल्यूशन बना नहीं सकता। सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए मिलाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए। ठीक है, अगर हमने सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट मिला करके बनाया है तो 2 कंपोनेंट से मिल करके बनने वाला सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट मिलाया है और सॉल्यूशन तैयार किया है, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है टर्नरी। क्या बोलते हैं? टर्नरी, या आप टर्टियरी भी बोल सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। टर्नरी सॉल्यूशंस। ठीक है, 4 कंपोनेंट मिला करके बनाया है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे आप इसके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहला, ये किसके बेसिस पर हम बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। पहला बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें 2 कंपोनेंट हो लेकिन सॉल्यूशन कैसा हो? होमोजीनियस। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स। होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जैसे एग्जांपल यहाँ आपने नोट किया, 2 ये हम ले रहे हैं ना होमोजीनियस, तो ये दोनों किस टाइप के सॉल्यूशन हो गए? बाइनरी। 2 चीज़ें मिल रही हैं तो बाइनरी। ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2 चीज़ें, 2 कंपोनेंट मिले, बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट मिलेगा, इसको हम बोलेंगे टर्नरी और टर्टियरी। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन। वही चीज़ें, इट इज़ ए होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जैसे हमने शुगर को वाटर में डाला, बहुत मीठा हो गया, तो थोड़ा सा हमने सॉल्ट भी मिला दिया, है ना। शुगर को वाटर में डाला, बहुत मीठा हो गया, थोड़ा सा हमने सॉल्ट मिला दिया। या शुगर को वाटर में डाला, ऊपर से हमने नींबू मिला दिया, शिकंजी बन गया। 3 कंपोनेंट मिल गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ए टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे, अब हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ठीक है ना, शुगर, वाटर, सॉल्ट और थोड़ा सा नींबू मिला दिया, थोड़ा सा फ्लेवर मिला दिया, कुछ भी, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आया आपको? ठीक है, इस चैप्टर में हमारी स्टडी सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन तक ही महदूद रहेगी। ठीक है, बाउंडेड रहेगी। हम सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं? बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने का मतलब क्या है? सिर्फ 2 ही कंपोनेंट के बारे में हमको पढ़ना है, 2 ही चीज़ें मिला करके सॉल्यूशन बनाना है। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आया? तो हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा, फिर से एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कोई भी सॉल्यूशन, हमको लगता है कि सॉल्यूशन बोलना मतलब हमारे दिमाग में पिक्चर बनता है कि वो लिक्विड फेस में रहेगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड फेस में भी हो सकता है, गैसियस फेस में भी हो सकता है,
समझ में आया? एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊं जो गैसेस स्टेट में हो, ये भी सॉल्यूशन है। जैसे एयर है क्या? इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एक से ज़्यादा गैस मिली है कि नहीं? अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मिल गई तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बना। और मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब यहाँ जो हवा है, क्या आप इस हवा के अंदर एक से ज़्यादा फेज गिन सकते हैं? आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। हमको सिर्फ सिंगल फेज दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कुछ नहीं दिखता, है ना। अगर कुछ दिखता तो इसमें सैंड पार्टिकल भी दिखते, डस्ट पार्टिकल भी दिखता, नाइट्रोजन गैस अलग दिखता, हाइड्रोजन गैस अलग दिखता, ऑक्सीजन अलग दिखता। लेकिन कुछ नहीं दिखता, सब मिक्सअप दिखते हैं, मतलब कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता मतलब सब मिक्स है। हम किसी सिंगल चीज़ को पहचान नहीं पाते कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये डस्ट पार्टिकल है ना। तो एयर इसका एक सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है। एयर इज ए सॉल्यूशन, मिक्सचर, है ना। लेकिन ये सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, किस फेस में है? गैसियस। इसका मतलब है सॉल्यूशन गैसियस फेस में भी हो सकता है। ऐसे ही सॉल्यूशन सॉलिड फेस में भी होता है। लिक्विड तो आप पहचानते ही हैं, लिक्विड तो होता ही है, सॉलिड फेस में भी होता है, ठीक बात। तो कुल कितने फेस हैं? जितने फेस में हमको सॉल्यूशन मिलता है 3। सॉल्यूशन सॉलिड फेस में भी मिलता है, लिक्विड फेस में भी मिलता है और गैसियस फेस में भी मिलता है। ये चीज़ आपको समझ में आया? तीनों स्टेट में सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीज़ें मिलाई हैं, तो उससे कितने टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। 3 ही स्टेट में मिलेगा ना, 3 स्टेट में। लेकिन अगर आपने 2 कंपोनेंट मिला करके सॉल्यूशन बनाया है तो वो कितने बन सकते हैं? 3 स्टेट तो होंगे, लेकिन वो कितने टाइप के होंगे? अगर आपने 3 चीज़ें मिला करके सॉल्यूशन बनाया है तो 3 स्टेट तो होंगे ही होंगे। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन कितने टाइप के बनेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जिसकी ज़रूरत हमको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हम बताते हैं, ठीक है। 3 फेस हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 फेस सॉल्यूशन के कितनी चीज़ें मिला रहे हैं भाई? 2। तो इसका पावर हमने 2 लगा दिया, कितना हुआ? 9 टाइप के सॉल्यूशन। 9 टाइप के सॉल्यूशन किस में होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन में। 9 तरह के बाइनरी सॉल्यूशन बनते हैं, है ना। 3 फेस हो गए, 3 तरह के सॉल्यूशन। और कितनी चीज़ें मिल रही हैं? 3। इसका पावर हमने 3 लगा दिया, कितना होगा? 27। 27 तरह के सॉल्यूशन टर्नरी से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका आप बता सकते हैं 3 to the power 4 कितना होता है? आई थिंक 81 टाइप के सॉल्यूशन क्वाटरनरी सॉल्यूशन से तैयार होते हैं। समझ में आया? रहेंगे 3 ही स्टेट में, लेकिन एक बार आपने सॉलिड में लिक्विड मिलाया तो एक अलग सॉल्यूशन बना, एक बार आपने सॉलिड में गैस मिलाया एक अलग सॉल्यूशन बना। ऐसे करते 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 81 तरह के सॉल्यूशन क्वाटरनरी में बन जाते हैं। समझ में आया? तो अगर हमने ये पढ़ा तो हमको 27 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमको 81 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए हम अपनी स्टडी छोटी रखना चाहते हैं, सिर्फ 9 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? आया कि नहीं आया? इसलिए इस चैप्टर में सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। ये आप नोट कर लीजिए साइड में कहीं पर भी। अब फिर से हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट मिलाइए, एक सॉल्यूशन बना लीजिए, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ये कितने चीज़ों से मिलकर के बन रहा है? 2 चीज़ों से, 2 कंपोनेंट, ठीक है। अब हम इन दोनों कंपोनेंट के नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। नाम हम ऐसा नहीं रखेंगे कि एक तो जो कंपोनेंट आप मिलाएंगे उसके पहले से कुछ ना कुछ नाम होंगे। नाइट्रोजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, उनका नाम तो पहले से रखा हुआ है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वो नाम यहाँ नहीं चलेंगे। हम अपना एक कोड वर्ड बना रहे हैं जिसको पूरे इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिर्फ 2 ही नाम हम रखेंगे, चाहे कोई भी आए, नाइट्रोजन आए, सॉल्ट आए, वाटर आए, कोई भी आए, हम अपने 2 नाम यूज़ किया करेंगे सबके लिए, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक बात। एक का नाम हमने रखा सॉल्यूट और एक का नाम हमने रखा सॉल्वेंट। यही दोनों मिलते हैं तब जाकर के सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, बस। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है ना। मैं 2 कंपोनेंट मिलाने जा रहा हूँ,
ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट भी सॉल्यूट हो सकता है, ये वाला कंपोनेंट भी सॉल्यूट हो सकता है, डिपेंड करता है उसके नेचर पर, ठीक है। इसका नाम भी सॉल्वेंट पड़ सकता है, इसका नाम भी सॉल्वेंट हो सकता है, किसी का भी नाम सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकता है। अब ये नाम हम कैसे निर्धारित करते हैं कि किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? तो इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है कि जो कम मात्रा में है सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में है सॉल्वेंट, ठीक है ना? क्या समझे? जो लेसर क्वांटिटी में है हमेशा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है सॉल्वेंट होगा। ये तो आपको याद रहेगा। अगर हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएं, डिटेल से आपको बताना चाहें, तो इसको ऐसे बताएंगे कि जब दोनों कंपोनेंट जिसको मिला करके सॉल्यूशन बनाना है, इनका फेस एक जैसा होगा। समझे? जो दो कंपोनेंट मिला करके मैं सॉल्यूशन बनाने वाला हूं, अगर इनका फेस एक जैसा है, सेम फेस वाले हैं, मतलब इधर मैंने दूध लिया, इधर मैंने पानी लिया, दोनों के फेस क्या है? सेम है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो सेम फेस वाले जब आपस में मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तब ये डेफिनेशन लगता है कि जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको सॉल्यूट मान लेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको, जैसे मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हमारा दूध वाला ऐसे ही करता है ना, 1 लीटर दूध में 1 पाव पानी मिला देता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी हुई? मिल्क की। कम क्वांटिटी किसकी हुई? वाटर की। तो वाटर हमारे लिए क्या बन गया? सॉल्यूट बन गया। और मिल्क क्या बन गया यहाँ? सॉल्वेंट। अगर वाटर ज़्यादा हो गया 1 लीटर, उसमें 1 पाव में दूध मिला रहा हूँ, तो फिर यहाँ वाटर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ज़्यादा किसकी है? वाटर की। तो वाटर क्या बन गया? सॉल्वेंट। और कम क्वांटिटी वाला मिल्क क्या बन गया? सॉल्यूट बन गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कम ज़्यादा वाला डेफिनेशन किसके लिए हम लगाते हैं? जब दोनों के क्या सेम हो, फेस सेम हो, तब ये लगता है। और मान लो अगर फेस सेम नहीं है ना, शुगर हमने लिया थोड़ा सा, 1 गिलास पानी लिया, 1 चमचा शुगर, 1 चम्मच, और 1 गिलास पानी, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? यहाँ भी आप लगा सकते हैं, कम क्वांटिटी वाला क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ज़्यादा क्वांटिटी वाला क्या होगा? तो ये तो लगेगा, ठीक है ना, ये लगेगा। मान लो आपको क्वांटिटी नहीं पता कि हमने शुगर कितना रखा है, वाटर कितना रखा है, तब आप फैसला कैसे करेंगे कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सॉल्यूट होगा? तब तो मुश्किल पड़ जाएगी ना। अगर मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताता कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो फिर आप इसका फैसला कैसे करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा? मुश्किल हो गया ना। इसके लिए हमने एक और जुगाड़ बनाया। अब देखिए दोनों कंपोनेंट का फेस कैसा है? अलग अलग कि एक जैसा? अलग अलग है ना। शुगर कैसा है? सॉलिड फेस का। और वाटर कैसा है? लिक्विड फेस का। हमने आपको क्वांटिटी नहीं बताई। डिफरेंट फेस वाले कंपोनेंट हम आपके सामने ला करके रखते हैं और पूछते हैं, बोलो कौन सा सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, इनको जब हम मिलाएंगे तो फिर सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है? लिक्विड की सॉलिड? लिक्विड बनेगा। सॉल्यूशन की तरह जिसका नेचर होगा, जिसका फेस होगा, वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। समझ में आया? जो सॉल्यूशन का फेस बनने वाला है, जो सॉल्यूशन का फेस बनने वाला है, इस कंपोनेंट में वही फेस जिसका होगा वो क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। और जो नहीं होगा वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। समझ में आया? तो जब कंपोनेंट के फेस डिफरेंट हो तो फैसला कैसे होगा? सॉल्यूशन के फेस से जिसका फेस मैच करेगा वो क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। और जिसका नहीं करेगा? सॉल्यूट। ठीक है, समझ में आ गई बात? बड़ा आसान है, ठीक है। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करेंगे? जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ छोटा सा, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो अगर दोनों कंपोनेंट सेम फेस में हैं तो जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक। दोनों कंपोनेंट अगर अलग अलग फेस में हैं, डिफरेंट, तो जिसका फेस सॉल्यूशन के साथ मैच कर जाएगा, जिसका फिजिकल स्टेट या फेस सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट या फेस के साथ मैच कर रहा है तो वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका नहीं कर रहा है वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। आगे चल के न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप याद रखेंगे, जो दो कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम डिनोट करेंगे ए से और बी से। ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ठीक है ना। ए एक कंपोनेंट है, बी दूसरा कंपोनेंट है, तो पहचानिए सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। तो याद रखेंगे सॉल्वेंट के लिए हमने ए रिजर्व कर दिया और सॉल्यूट के लिए हम बी यूज़ किया करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी लिखने की बारी जब आएगी तो बी लिख के हम किसको दिखाया करेंगे?
सॉल्यूट को, और ए लिख के किसको दिखाया करेंगे, सॉल्वेंट को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, ये नोट करेंगे। अगली चीज़ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और इसका हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है अलग अलग बेस पर। पहला हमने इसका जो क्लासिफिकेशन किया है वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर किया है कि स्टेट के हिसाब से कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 9 टाइप के, अभी आपने देखा। ठीक है, तो वो 9 टाइप के सॉल्यूशन कैसे होंगे? अच्छा, जो 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे वो कितने स्टेट में मिलेंगे? स्टेट तो 3 ही होता है ना, या तो सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन मिलेगा, या लिक्विड स्टेट में मिलेगा, या गैसियस स्टेट में मिलेगा। स्टेट 3 ही होंगे, लेकिन 9 तरह के बन जाते हैं। समझ में आया? तो पहले टाइप का सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट या फेस। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, इसके लिए एक मूल मंत्र आप याद रखेंगे, पहचान। सॉल्यूशन का स्टेट अगर हमको मालूम है, ठीक है, जैसे मेरा सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है 2 कंपोनेंट मिलाने से, वो लिक्विड स्टेट का सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वही स्टेट किसका होता है? पहचानिए, पहचानिए, अभी हमने डिस्कस किया है। किसका होता है? हाँ, सॉल्यूशन के फेस से किसका फेस मैच करता है? सॉल्वेंट। तो अगर हमको सॉल्यूशन का स्टेट पता है, उसका फेस पता है, तो वही फेस किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, अब मैं अगर बोलता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन है। अब हमने कोई भी 2 चीज़ मिला करके लिक्विड बनाया है, कोई भी 2 चीज़ मिला करके लिक्विड बनाया है। जैसे मैंने मिल्क में शुगर मिलाया है, किसमें? अब मैं आपको नहीं बता रहा कि मिल्क ज़्यादा है कि शुगर ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, तो आप वो कम और ज़्यादा वाले को लगा करके सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं पहचान सकते। मैंने बोला मेरे सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड स्टेट में है, तो बताओ सॉल्वेंट कौन होगा? मिल्क होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? भैया सॉल्यूशन का स्टेट कौन सा है? लिक्विड। तो जो स्टेट लिक्विड रखता होगा, जो लिक्विड स्टेट रखता होगा, वही कौन होगा? सॉल्वेंट होगा। अब मैंने आपको नहीं बताया ना कि मैंने शुगर ज़्यादा किया है कि मिल्क ज़्यादा किया है, तो आप ज़्यादा कम वाला लगा के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फैसला नहीं कर सकते, है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का फेस हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। मैंने आपको बोला मेरा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो गैसियस सॉल्यूशन है, तो बताओ सॉल्वेंट किस फेस में होगा? गैस में होगा। हमेशा सॉल्वेंट गैस में ही होगा। समझ में आया? सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है, तो सॉल्वेंट किस स्टेट का होगा? सॉलिड स्टेट का होगा। ठीक है ना? ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको? पहला हम यहां पर ले रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देख लीजिए, फिर लिखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो किस रूप में है? सॉलिड फेस में है। तो इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें होंगी ना, सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फेस में है, तो पक्का सॉल्वेंट किस फेस में होगा? होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया? ये ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। हाँ, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किस रूप में होगा भाई? पहचानिए, सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड फेस का, तो सॉल्वेंट भी किस फेस का होगा? सॉलिड। हमेशा सॉल्वेंट कैसा होगा? हमेशा सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड होगा। अब हमारी मर्जी, अगर सॉल्वेंट डिसाइड हो गया कि वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट के रूप में आप क्या मिला सकते हैं? सॉल्यूट के रूप में क्या मिला सकते हैं? मिलाना तो इसी में है ना। जैसे शरबत बनाना है तो आप पानी लेते हो पहले ना, उस पानी में आप फिर शक्कर मिलाओ, नमक मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, है ना। मिला किस में रहे हैं? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट डिसाइड हो गया, अब इसमें हम जो मिलाएंगे वो कौन होगा? सॉल्यूट होगा। तो इसमें सॉल्यूट के रूप में आप क्या क्या मिला सकते हैं? सॉलिड भी मिला सकते हैं, लिक्विड भी मिला सकते हैं,
गैस भी मिला सकते हैं, कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। तो मान लीजिए पहले मैंने सॉल्वेंट में सॉलिड मिलाया इसमें। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा भाई। देखिए सॉल्यूशन का फेस देख करके हमने क्या डिसाइड कर लिया, सॉल्वेंट भी उसी फेस में होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो गया तो अब उसमें आप सॉल्यूट मिलाओगे ना, मिलाने वाला सॉल्यूट किसी भी फेस का हो सकता है। आप चाहो तो सॉलिड मिलाओ, आप चाहो तो लिक्विड मिलाओ, आप चाहो तो गैस मिलाओ, कुछ भी मिला के सॉल्यूशन बना सकते हो। अगर सॉल्वेंट सॉलिड फेस का है तो बनने वाला सॉल्यूशन भी हमेशा कैसा होगा, सॉलिड फेस का। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? हो रहा है ना? ठीक। अब हमने सॉलिड में सॉलिड मिलाया तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? सॉलिड ही बनेगा ना, बनेगा ना। क्या आपको इसका कोई एग्जांपल याद आ रहा है? एलॉय, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका हम यहाँ पर एग्जांपल भी कोट कर रहे हैं। एग्जांपल एलॉय, जितने भी तरह के एलॉय होते हैं, है ना, एक आध ठो नाम बता सकते हैं क्या? जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, कॉपर, जिंक, आयरन सब मिला करके हम बनाते हैं, है ना। जैसे ब्रास हो गया, ब्रास है, ब्रोंज है, ये सारी चीज़ें। ब्रास किससे बनता है? इसमें हम जिंक को कॉपर में मिलाते हैं, जिंक टू कॉपर। देखिए जिंक एक धातु है, मेटल है ना, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। कॉपर एक धातु है, ये दिखने में अलग होता है ना। दोनों अगर मैं अलग अलग रखूं, ये दोनों कंपोनेंट हो गए ना, हो गए कि नहीं हुए? हो गए। दोनों देखिए सॉलिड हैं, दोनों फेस जब एक जैसे होते हैं तो आप सॉलिड और सॉल्वेंट का फैसला कैसे करते हैं? बोलिए। हाँ, दोनों फेस जब एक जैसे होते हैं सॉल्यूशन से कैसे करेंगे? सॉल्यूशन भी सॉलिड रहेगा, क्वांटिटी से। जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो कौन बन जाएगा? सॉल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो क्या बन जाएगा? अभी हम कॉपर में जिंक मिला रहे हैं तो आप क्या समझे, जिंक क्या है? कॉपर में मैं बाहर से जिंक मिला रहा हूँ तो जिंक क्या है? सॉल्यूट है ना। और कॉपर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, हमने कॉपर को पिघलाया, कॉपर अलग दिखता है, अलग रूप उसका, अलग रंग, आप पहचान जाओगे ये कॉपर है। जिंक अलग दिखता है, इसका कलर अलग होता है, जिंक आप पहचान जाओगे। तार देखियो ना भाई, एक सफ़ेद कलर का तार है, एक डार्क कलर का तार है, आप अलग अलग पहचानते हो। तो वैसे ही ये अलग अलग कलर में है, दोनों आप अलग अलग पहचान रहे हो। हमने कॉपर गर्म करके पिघला लिया, मेल्ट कर लिया, जिंक गर्म करके मेल्ट कर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके मिला के तैयार कर दिया। अब इसका रंग रूप सब चेंज हो गया, प्रॉपर्टी सब चेंज हो गई। अब ना तो ये कॉपर की तरह दिख रहा है, ना ये जिंक की तरह दिख रहा है, ये ब्रास की तरह। हमने उसका नाम ही ब्रास रख दिया मिक्सचर का। समझ में आया? तो जब ये ठंडा होकर के इकट्ठा हुआ तो ये किस स्टेट में आ गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। हमने इसमें सॉलिड और सॉलिड ही तो मिलाया था। समझ में आई बात? ये इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे स्टेनलेस स्टील हो गया, एटसेट्रा। दुनिया भर के कोई भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? आया। अब सॉलिड में एक बार मैं लिक्विड मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा सॉल्वेंट ये है क्योंकि बनने वाला सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड। इसमें हम लिक्विड मिला रहे हैं, लिक्विड है ना। ये सॉल्यूट है, इसकी मात्रा कम होगी, और ये सॉल्वेंट है, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। हमेशा सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। ठीक है, हमने लिक्विड मिलाया सॉलिड में। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? लिक्विड मिला रहे हैं सॉलिड में, पहचानिए, बता सकते हैं क्या? नहीं याद आ रहा? जैसे लिक्विड हमने मिलाया सॉलिड में, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी को हम गोल्ड में भी मिलाते हैं, सिल्वर में भी मिलाते हैं, सोडियम में भी मिलाते हैं, सब चीज़ में मिक्स कर सकते हैं मरकरी को। ठीक है, जिसको अमलगम बोलते हैं। तो सिंबल याद रहेगा आपको? 12वीं कक्षा के छात्र हैं आप, डाउट नहीं होना चाहिए। मरकरी इन गोल्ड, सिल्वर, हालांकि सबके सिंबल आप लिख सकते हैं, सोडियम एटसेट्रा। गोल्ड को क्या लिखते हैं भाई? AU AgNa। ठीक है, मरकरी को गोल्ड में मिक्स करके
सिल्वर में मिक्स करके, सोडियम में मिक्स करके अमलगम बनाते हैं। इसको एक शब्द में क्या पढ़ते हैं भाई? अमलगम। अमलगम, अमलगम, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड सॉल्ट। लिख लीजिए, इसी में दूसरा एग्जांपल नोट कर लीजिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में हम लोग पानी मिला देते हैं, इसलिए उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। हाइड्रा शब्द किसके लिए आता है? वाटर के लिए। सॉल्ट में हमने पानी मिला दिया और जब वो ठंडा होता है, सूखता है, तो वो वाटर क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसका अच्छा एग्जांपल है CuSO4.5H2O। ये सब पढ़ चुके हैं आप, 10वीं में भी पढ़े हैं, CuSO4 5H2O। इसी तरह Na2SO4 10H2O, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है ना। सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल हैं। ठीक। तीसरी चीज, हम सॉलिड में गैस भी मिला सकते हैं। गैस, ये तो और कठिन हो जाएगा, है ना। सॉलिड में अब की बार हम गैस मिला करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या आपने ऐसा कहीं देखा है, सुना है कोई एग्जांपल? हाँ बोलिए। पैलेडियम को हम डिसॉल्व करते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के रॉड में चिपक जाती है, हाइड्रोजन चिपक जाता है पैलेडियम के सरफेस पर। एक ये एग्जांपल हो गया, हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम, बहुत अच्छा एग्जांपल, यहीं पर मैं नोट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, PD सिंबल होता है पैलेडियम का। और कोई मिनरल्स में आपको मालूम है गैस डिसॉल्व होती है, मिनरल्स में सुना आपने? हाँ, मिनरल्स में गैस डिसॉल्व होती है, नहीं सुना है? तो सुन लीजिए यार, मिनरल्स में गैसेस भी होती हैं, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। गैसेस डिसॉल्व इन मिनरल्स, नोट कर लीजिए, गैसेस डिसॉल्व्स इन मिनरल्स। और इसका पूरा एक चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें एडजॉर्प्शन आप पढ़ेंगे। एक होता है एब्जॉर्ब होना, एक होता है एडजॉर्ब होना। एडजॉर्ब का मतलब होता है सरफेस पर आकर चिपक जाना, और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? अंदर चले जाना। जैसे कि स्पंज अगर मैं लूँ, उस स्पंज में मैं पानी गिराऊँ, तो पानी क्या होगा? अंदर चला जाएगा, स्पंज के अंदर भर जाएगा पूरा पानी, है ना। लेकिन अगर मैं एक प्लेट लूँ मेटल का, उसके ऊपर पानी गिराऊँ, तो पानी कहाँ जाएगा? उसके सरफेस पर चिपक जाएगा। तो ये सरफेस पर आकर के चिपक जाना एडजॉर्प्शन कहलाता है, और सरफेस के अंदर चले जाना, बॉडी के अंदर बल्क में, जिसको बल्क बोलते हैं, वो एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आया? आपको मालूम हो या ना हो, माइंस के अंदर खदानें जो होती हैं, कोयला खदान, पेट्रोलियम खदान, जो भी किसी भी टाइप का खदान, सोना, गोल्ड, और क्या बोलते हैं, डायमंड के खदान तो होते हैं भाई ना, नीचे जाते हैं, कोयले के खदान होते हैं। जो वर्कर्स नीचे जा कर के काम करते हैं, खुदाई करते हैं अंदर, तो वहाँ दुनिया भर की पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, बिना मास्क लगाए जाने नहीं देते। समझ में आया? यहाँ तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पर ख़राब होते हैं, रिएक्टर जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, वहाँ भी लोग मास्क लगा के जाते हैं। आप इवन हॉस्पिटल में देखिए, दवाइयाँ, लिक्विड जो रखी रहती हैं, उससे जो स्मेल निकलता है, गैसेस निकलती हैं, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो केमिस्ट लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, मास्क लगा के करते हैं। मास्क क्या करता है? तो आंसर है, जो गैसेस निकलती हैं हार्मफुल, वो मास्क अपने सरफेस पर गैस को चिपका लेता है, अंदर नहीं जाने देता। सांस लेंगे तो सिर्फ एयर जाएगी अंदर, वो गैस नहीं जाएगी। वो मास्क भी चारकोल का बना होता है। किसका? चारकोल का। तो जो माइंस में नीचे काम करने जाते हैं, वो चारकोल के मास्क लगाते हैं। वो मास्क क्या करता है? पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है सरफेस पर, उसको छन के सांस के थ्रू जाने नहीं देता अंदर। समझ में आई बात? तो एक तो ये हो गया, गैसेस एड्जॉर्ब ऑन चारकोल मास्क, नोट कर लीजिए। चारकोल मास्क कैसा होता है? सॉलिड होता है ना, मास्क तो सॉलिड होगा, तो सॉलिड पर गैस का चिपक जाना, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, गैसेस एड्जॉर्ब ऑन चारकोल मास्क।
एटसेट्रा। ठीक है, ये हुआ हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आ रहा है ये? इसी तरह दूसरा सॉल्यूशन हम लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इसको और ऊपर लिखता हूं। लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्यूशन का स्टेट कैसा है? लिक्विड। तो सॉल्वेंट का स्टेट कैसा होगा? हमेशा लिक्विड ही होगा ना। तो सॉल्वेंट हमारा हमेशा लिक्विड ही होगा। ठीक है, लिक्विड। अब सॉल्यूट के रूप में इसमें क्या क्या मिला सकते हैं भाई? कुछ भी मिला सकते हैं। सॉल्वेंट तो निर्धारित हो गया ना, फिक्स हो गया कि लिक्विड ही होगा, क्योंकि बनने वाला सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड स्टेट का। तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? लिक्विड स्टेट का। अब इसमें मिला क्या क्या सकते हैं? सॉलिड भी मिला सकते हैं, लिक्विड भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार हमने लिक्विड में सॉलिड मिलाया, सॉलिड मिला रहे हैं लिक्विड में, कोई एग्जांपल आप जानते हैं? सॉलिड मिला रहे हैं लिक्विड में, बोलिए। हैं? अभी तो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं ना, सबसे सरल सरल एग्जांपल है ना, समझ गए ना? लिख सकते हैं आप इसको। शुगर का फॉर्मूला याद है आपको? एटसेट्रा। ठीक है ना? ये तो सबसे सरल है, यही तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पक्का? फिर से हम लिक्विड मिला रहे हैं लिक्विड में। देखिए दोनों स्टेट सेम है, दोनों स्टेट सेम है। तो कैसे फैसला होगा कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? क्वांटिटी से। दोनों स्टेट अलग अलग हैं कंपोनेंट के, कैसे फैसला होगा? तो फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन हमारा किस स्टेट में है। जो स्टेट कंपोनेंट रखता होगा यही वाला, वो सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है ना? वो लग रहे हैं सारे नियम। एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या आप? कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। लिक्विड में लिक्विड मिलाना है, सॉल्यूशन लिक्विड बनने वाला है ना? कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एल्कोहल प्लस वाटर एटसेट्रा, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है। गैस इन लिक्विड, गैस मिक्स कर रहे हैं भाई हम लिक्विड में, और यही है हेनरी लॉ। यही है हेनरीज लॉ, इसी से रिलेटेड है। जब गैस लिक्विड में मिलाते हैं तो कितना गैस लिक्विड में मिलेगा, उसकी क्वांटिटी कंसंट्रेशन कितना होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए। इसलिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ाना है? कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। ठीक है? तब हेनरी लॉ समझ में आएगा। ये हेनरी लॉ है, याद रखेंगे आप। ठीक है? तो गैस हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। कोई एग्जाम्पल? 11th में भी मैंने आपको बताया है इसके एग्जाम्पल। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो फिस करके आवाज़ आती है, गैस बाहर चली जाती है, और आपके बॉटल में जो लिक्विड होता है उसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि उसमें गैस घुली रहती है तो लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। जैसे ही ढक्कन खुला, गैस हल्की होती है, उसको ऊपर रहना है, ऊपर निकलती है, गैस निकल गई, एयर में चली गई, और घुली हुई गैस के कारण जो लेवल बढ़ा हुआ था, गैस के निकल जाने से वो लेवल कम हो गया। समझ में आया है ना? तो एरेटेड ड्रिंक्स उसको बोलते हैं, एयर मिला हुआ ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक्स। ऐसे ही सोडा वाटर होता है, और कुछ सोडा वाटर हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गया, और कुछ बता सकते हैं क्या?
वाटर भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मालूम है आपको वाटर में ऑक्सीजन गैस घुली है कि नहीं? वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड। ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है? होता है गैस। वो गैस पानी में घुली है कि नहीं घुली है? घुली है। और बनने सॉल्यूशन बनने के बाद उसका स्टेट कैसा है? तो गैस हम मिला रहे हैं लिक्विड में। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन H2O, नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन H2O। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एरेटेड ड्रिंक्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, बाद में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे जब अपन हेनरीज लॉ पढ़ेंगे तब। ठीक है, हो गया आपका ये यहाँ तक। तीसरे टाइप का सॉल्यूशन देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन ये लिख लो, गैसियस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन एक ही चीज़ है ना। आप बता सकते हैं कि इस टाइप के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कैसा फेस होता है ना? मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए फेस पहचानने में, है ना। तो अगर हमारा सॉल्यूशन गैस फेस में आ रहा है तो सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉल्यूट कैसा होगा? सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? गैस होगा, गैस। अब इसमें हम सॉलिड मिला रहे हैं। आप बताइए एग्जाम्पल। सॉलिड मिला रहे हैं गैस में, बोलिए बोलिए। सॉलिड मिला रहे हैं गैस में, नहीं याद आ रहा है? हाँ है, कैम्फर। ठीक है ना। कैम्फर किस स्टेट में होता है? कपूर जिसको बोलते हो ना, किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। जैसे ही उसको जलाया वो लिक्विड नहीं बनता, फट से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। और वो किस में मिल गया? सबसे अच्छी गैस कौन सी है? एयर, है ना। एयर, हमारे तरफ, हमारे आसपास जो गैस है वो एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर एयर है, तो एयर को हम गैस बोलते हैं। ठीक है ना। तो एयर में हमने कपूर जलाया, सॉलिड था, वो फट से मिल गया और मिक्स हो गया। सॉल्यूशन कैसा है? अभी भी कैसा रहेगा सॉल्यूशन? कपूर जलाइए, थोड़ी देर बाद देखिए क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, तो कहाँ गया? गैस बन गया, वो मिक्स हो गया एयर में। ठीक है। ऐसे ही आयोडीन, आयोडीन भी सॉलिड स्टेट में होता है। जब आप उसको जलाते हैं तो वो भी लिक्विड नहीं बनता, वो भी क्या बन जाता है ना। ये पढ़े आपने, स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा था। ठीक है। इसी तरह एक और कंपोनेंट होता है नेप्थलीन, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन। इनका इवापोरेशन तुरंत सॉलिड को गैस में मिक्स करवा देता है और वो गैस ही बन जाता है। समझ में आया? तो वो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इवापोरेशन ऑफ, इवापोरेशन evaporation of solids like iodine, camphor, naphthalene, etc. gives solid to gaseous solution. ठीक है। हम लिक्विड मिलाएं गैस में। लिक्विड मिला सकते हैं क्या गैस में? गैस हमारा सॉल्वेंट होगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड हम मिक्स करना चाहते हैं। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? ह्यूमिडिटी, बिल्कुल ठीक।
ह्यूमिडिटी हो गया। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी? नमी को। एयर है, एयर में इधर से इवापोरेट हुआ पानी एयर में मिक्स हो गया, है ना। बरसात के दिनों में हवा गीली गीली लगती है, मालूम है ना आपको, वो ह्यूमिडिटी है। मॉइस्चर हो गया, ठीक है। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, ये इसका एग्जांपल है। इवापोरेट होके जाता कहाँ है पानी? हवा में ही जाता है ना, हवा मिक्स हो जाता है, फिर वही पानी बरसता भी है, ठीक है। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है। तीसरी चीज, अब की बार हम गैस में गैस मिला रहे हैं, बताइए। हैं? एग्जाम्पल, एयर, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, गैस गैस मिल एयर बन गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाइए, NO2 बन जाएगा, है ना। 5 तरह के ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है, पहले चैप्टर में। एयर लिख लीजिए, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। अब इनकी टोटल संख्या गिनिए, 3, 6, 9 हो गए। 9 तरह के बाइनरी सॉल्यूशंस, 2 कंपोनेंट मिल करके 9 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, यही है 9 तरह के सॉल्यूशन। लेकिन इन 9 तरह के सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का स्टेट कितना है? कुल 3 तरह के स्टेट होते हैं, या तो सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन होगा, या लिक्विड स्टेट का होगा, या गैसियस स्टेट का होगा। लेकिन होते 9 तरह के हैं। कैसे होते हैं समझ में आ गया? इसी तरह अगर हम टर्नरी का करते तो कितने बनते? 27 बनते। क्वाटरनरी का करते तो कितने बनते? 81 बनते, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ये स्टेट है, दिस इज फिजिकल स्टेट। ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? सॉलिड फेस का। लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? लिक्विड फेस का। गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? गैस फेस का, ठीक है ना। याद रहेगा, बन जाएगा ना यहाँ तक आपसे, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन और हमने सॉल्यूशन का बनाया है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन इस बार हम कंसंट्रेशन के बेस पर करेंगे। कंसंट्रेशन तो अब आगे हम पढ़ने ही वाले हैं डिटेल से। अभी सिर्फ मैं कंसंट्रेशन के बारे में इतना बोलूँगा जो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि कितने में कितना, है ना। कितने पानी में कितना शक्कर मिलाया तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा, या उस शुगर का कंसंट्रेशन कितना होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कितना होगा। इंडिविजुअल कंपोनेंट के क्वांटिटी के बारे में जब हम बात करते हैं उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। कितने में कितना मिला है ना। जैसे मैंने शरबत बनाया है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शुगर का कंसंट्रेशन कितना है, तो हम क्या करेंगे? पानी का कोई मात्रा फिक्स कर लेंगे कि कितने पानी में हमको कितना शुगर चेक करना है। तो हमने 1 लीटर कर लिया, पानी की मात्रा फिक्स कर ली। तो अगर मैंने शरबत बनाया है 10 लीटर पानी का, है ना, और उसमें मैंने कुछ शुगर मिलाया है, अब मैं उसका कंसंट्रेशन जानना चाहता हूँ कि शुगर का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? पानी का कुछ मात्रा फिक्स कर लेंगे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन हमने उसमें से 1 लीटर निकाल लिया, उस 1 लीटर में फिर हम चेक करेंगे कि कितना शुगर है। अब उसकी क्वांटिटी हम किसी में भी ले सकते हैं, मास में ले सकते हैं, वेट में, वॉल्यूम में ले सकते हैं, जिसमें हम निकालना चाहें, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में कितना शुगर है, ये उस शुगर का कंसंट्रेशन कहलाता है। कितने में कितना, ठीक है। बाद में हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। तो अब अगला आप नोट करिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, पहले टाइप का सॉल्यूशन है जिसका नामकरण हमने किया डाइल्यूट।
डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंपल शब्दों में इसको हम डिफाइन करेंगे। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? बहुत पतला, है ना। डाइल्यूट मतलब बहुत पतला। एक बाल्टी भर के पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दिया, उसको पी के देखिए कैसा लगेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन बताइए ये सॉल्यूशन है कि नहीं? एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं कि नहीं उसमें, है ना भाई। वाटर भी है, शुगर भी है। 2 कंपोनेंट मिल करके सॉल्यूशन बना दिया, वो सॉल्यूशन ही है। अगर आप उसको पिएंगे तो आपको टेस्ट कैसा लगेगा? वाटर जैसा, शुगर पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया ना। लेकिन अभी भी वो सॉल्यूशन ही है, वाटर नहीं है ना। उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिल चुके हैं, वो सॉल्यूशन बन चुका है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन ज़्यादा है कौन कम है? बोलिए। वाटर ज़्यादा है और शुगर कम है। अब इसको लैंग्वेज में बताइए, जो लैंग्वेज हमने अभी डिफाइन किया कि हम अब नाम से नहीं पहचाना करेंगे कि ये शुगर है, ये वाटर है, ये सॉल्ट है, ये नाइट्रोजन है। हम किससे पहचानेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भाषा में। सॉल्वेंट ज़्यादा, भाई जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो सॉल्यूट होगा। कौन ज़्यादा है? सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। सॉल्यूट कैसा है? हाँ, बस यही इसका डेफिनेशन हो गया। सॉल्यूट की मात्रा अगर बहुत कम है, कम से कम, और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन इन विच solution in which या लेसर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ऐसा कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन इन विच वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन कैसा बना देता है? डाइल्यूट। ठीक है। अच्छा, अब उसी में मैं शुगर की मात्रा बढ़ा रहा हूँ, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, 100 चम्मच, उसी एक बाल्टी पानी में 100 चम्मच, 200 चम्मच, 500 चम्मच मैंने शुगर मिला दिया। अब आप उसको पिएंगे, आपको मीठा मीठा लगेगा। हमने और शुगर मिलाया और शुगर मिलाया और शुगर मिलाया, इतना शुगर मिला दिया कि वो बहुत मीठा हो गया, बहुत ज़्यादा। अब आप पी रहे हैं तो आप पी नहीं पा रहे, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा हो गया। ठीक है। अभी भी ये सॉल्यूशन है, 2 ही कंपोनेंट हमने मिलाया है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें मिठास बहुत ज़्यादा हो गई, सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई ना, हो गई ना। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? तो दूसरे टाइप का सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और रह गई बताने के लिए डाइल्यूट के हवाले से, वो भी समझ लीजिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन को अगर हम किसी दूसरे सॉल्यूशन में मिलाएं, समझ रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ गए ना। एक बाल्टी पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शुगर मिला दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस सॉल्यूशन को उठाया, किसी दूसरे सॉल्यूशन में मिलाया, इस सॉल्यूशन को उठाया और दूसरे सॉल्यूशन में मिलाया, तो हमेशा इसमें से हीट बाहर निकलेगी। क्या समझे आप? डाइल्यूट सॉल्यूशन को अगर दूसरे सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो हमेशा हीट बाहर निकलती है उस सॉल्यूशन से। देयर इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज़, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये तैयार हो गया सॉल्यूशन, बाहर से इसमें हमने अलग से सॉल्वेंट मिलाया और पानी मिलाया, तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना हीट अंदर जाएगी ना बाहर निकलेगी। ये एक पहचान। ठीक। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? ये चीज़ आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक एन आइडियल सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक एन आइडियल सॉल्यूशन। और किसी भी टाइप का डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है।
रॉल्स लॉ हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह होता है, और जितने आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो सब के सब रॉल्स लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, उसको फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, सबसे अच्छा शब्द रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमेशा रॉल्स लॉ को ओबे करेगा क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह है। ठीक है ना, ये बस इसमें इतनी ही। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा कर दिया हमने, है ना, लेकिन अभी भी सॉल्वेंट ज़्यादा है, तभी तो उसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं ना। ध्यान से समझिएगा, दोनों चीज़ों में अंतर है, दोनों चीज़ों में अंतर है। हमने एक बाल्टी पानी में 200 चम्मच शुगर मिलाया है, लेकिन पानी की क्वांटिटी अभी भी ज़्यादा है, शुगर की अभी भी कम, वो घुल गया, अभी भी हम उसको देख रहे हैं तो एक ही फेस नज़र आ रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, एक ही फेस दिख रहा है, मतलब ज़्यादा कौन है? लिक्विड होगा तब ना, उसने घोल रखा है, शुगर कम है, तो इस हिसाब से शुगर कम है तो शुगर सॉल्यूट है, पानी ज़्यादा है तो पानी सॉल्वेंट है, लेकिन उसकी मिठास बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे? ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं? उसकी मिठास बहुत ज़्यादा हो गई, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने किया क्या है? सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा कर दिया है। ठीक है ना, मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक, ये दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए। तीसरे टाइप का सॉल्यूशन हमने बनाया, एक बाल्टी पानी लिया, 200 चम्मच शुगर डाला, बहुत मीठा हो गया। पहले 1 चम्मच 2 चम्मच 10 चम्मच डाले थे तो वो डाइल्यूट था, 200 चम्मच तक डाले तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। हमने 500 चम्मच डाल दिया, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। अब 500 चम्मच के बाद 1 चम्मच और डालता हूँ तो वो हाथ जोड़ के पानी बोलती है कि अब मत डालिए, अब मैं नहीं घोल सकती। समझ में आया? अब कौन सा स्टेट आ गया? सेचुरेशन, है ना। तो जब सॉल्यूट का मात्रा, सॉल्यूट का क्वांटिटी बढ़ते 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 इतना हो जाए कि अब आप और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें अब और सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता। ठीक है ना, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है ना, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता, ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड। ये लिमिट है, यही लिमिट है। शुरू में हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था ना, जब हम सॉल्यूशन डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर में डालते जाइए, एक लिमिट तक आप उसके कंपोनेंट की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक लिमिट के बाद फिर आप और नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वो लिमिट क्या कहलाती है? सैचुरेशन। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन फिर उस समय सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब, हाँ, सैचुरेटेड मतलब क्या? जिसमें सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता ना, अब और नहीं मिलाया जा सकता। अनसैचुरेटेड मतलब अभी मिला सकते हैं, इसमें मिला सकते थे कि नहीं? और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है कि नहीं? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए भाई, इसमें और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है कि नहीं? बोलो ना। ये कंसंट्रेटेड है, मिठास बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन और मिलाया जा सकता है कि? अभी सैचुरेशन नहीं आया है। सैचुरेशन जब आ जाता है तब और सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता। इसमें मिला सकते हैं कि नहीं? कंसंट्रेटेड में मिला सकते हैं। इसमें मिला सकते हैं कि नहीं? मिला सकते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है वही सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड। इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, सॉल्यूशन इन विच some more solute can be dissolved। ठीक है,
like dilute and concentrated solution। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है मोटी मोटी। एक और कैटेगरी है एडवांस, जिसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जो सैचुरेशन से भी आगे चली जाए। अच्छा, एक और ध्यान में आ गया, ठीक है, आपको ये भी जानकारी में रखना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एक लिमिट के बाद आप और नहीं मिला सकते ना, है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर मैं टेम्परेचर बदल दूंगा तो फिर वो और घोल लेगी। नहीं समझे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सैचुरेशन आता है। आप उसको गर्म करिए, ठीक है, ये करके देखिए आप। शुगर मिलाइए वाटर में, मिलाते जाइए, जब सैचुरेशन आ जाएगा तो वो नहीं घोलेगी, उसको गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे तो उसका सैचुरेशन लिमिट और आगे चला जाएगा, आप और शुगर घोल सकते हैं उसमें। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सैचुरेटेड लिमिट आती है। टेम्परेचर बदल देने से सैचुरेशन और आगे चला जाता है, उसमें और घोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट और मिला लीजिए, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा के हम इसमें और चीज़ें घोलते गए और सॉल्यूट डालते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो भी नहीं घुलेगा। अब आप डालिए, 1 चम्मच आप डालेंगे, दिखेगा नीचे बैठ गया वाटर, शुगर, और डालेंगे शुगर नीचे, शुगर भी आपको दिख रहा है, वाटर भी आपको दिख रहा है, अब वो नहीं घोल पा रही है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को? कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, लिख लीजिए अपने शब्दों में जो आप लिखना चाहते हैं। इज डिसॉल्व एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, at a given saturated solution. Excess of solute is dissolved solution in which excess of solute is dissolved, that can present at saturated solution. That is present at saturated solution. ठीक है, ये 5 टाइप के सॉल्यूशन। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर बनाया? कंसंट्रेशन की, कब सॉल्यूट की मात्रा कम है, कब ज़्यादा है, उस हिसाब से हमने सॉल्यूशन के नोमेनक्लेचर कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, और फिर यहीं से आपके न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे 1 बाय 1। ठीक है।